हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर कुछ और अपराइजिंग्स या रिवोल्ट्स के बारे में। जैसा कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप लोगों ने देखा था, ये चैप्टर उसी की एक प्रकार से परछाई है, शेडो है, क्योंकि यहाँ पर रेबेलियंस, अपराइजिंग्स, मूवमेंट्स कंटिन्यू होंगे। प्रीवियस चैप्टर में आपने कवर करा सिविल अपराइजिंग्स, ट्राइबल अपराइजिंग्स। सिविल अपराइजिंग्स में एक प्रोमिनेंट इशू पीजेंट्स का भी था, एग्रेरियन सोसाइटी का भी था। यहाँ पर लेकिन जो प्रोमिनेंटली सिर्फ और सिर्फ एग्रेरियन मूवमेंट, जो पीजेंट मूवमेंट, जो ये छोटे और मझले किसानों ने जो रिवोल्ट और जो आंदोलन करा है, हम उसको सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 के अंदर डेडिकेटेड बात होगी पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड एंड अपराइजिंग से रिलेटेड। बस यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज क्या है, 1857 को 1857 को एक लक्ष्मण रेखा बना दिया गया है। इससे पहले की अपराइजिंग्स, बिफोर एंड आफ्टर, इसके बाद, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। छोटा सा पहले एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। यूरोपियंस का भारत के अंदर जब आगमन होता है, वो एक तरीके से 17वीं शताब्दी के आसपास पूरे के पूरे भारत को एक तरीके से दुकान बना लेते हैं अपनी, जहां पर वो यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल्स लेकर जाकर इंग्लैंड बेचेंगे, इंग्लैंड लेकर जाएंगे और वहां से फिनिश गुड्स बनकर इंडिया के अंदर डंप होंगे। कुछ ही दशकों में इन्होंने क्या करा, विद इन अ कपल ऑफ डिकेड्स, ये बड़े सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, चाहे वो गरीब हो या कोई भी हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गए थे अंग्रेज। अब जो अंग्रेजों का आगमन यहाँ पर होता है, अराइवल होता है, और वो जिस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग रीजन्स को कब्जा करते हैं, लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव जो है वो पैदा करते हैं, इसका परिणाम सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भुगतना पड़ा था। लेकिन प्रोमिनेंटली जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित थे, वो थे कंट्री साइड के, रूरल एरियाज के पीजेंट्स, छोटे और मझले किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एज वेल एज इंडिजिनस ट्राइब्स, जो कि अर्सवेल इंडिया का पार्ट थी। अर्सवेल इंडिया को ये अर्सवेल क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर, बिकॉज उस जमाने के हिंदुस्तान की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो भी पीजेंट्स और ट्राइब्स के जो एक्सप्लॉयटेशन, जो ग्रीवेंसेस थी, उनकी कोई मर्यादा नहीं थी, उनकी कोई बाउंड्री नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा उनका शोषण होता था और देवर लिविंग अ लाइफ ऑफ डिप्रीवेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ग्रीवांसेस से भरी उनका जीवन था। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इन्होंने जिस तरीके से नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या जो जुडिशियल सिस्टम था, ठीक है, कैसे इन्होंने हमारे इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके रख दिया, इसकी वजह से क्या हो रहा था, लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। यहाँ पर लैंड का मतलब है एग्रेरियन लैंड। क्यों? जिन लोगों का रोजगार चला गया था, उनके रोजमर्रा के जीवन में जो रोटी उनके हाथ से चली गई थी, लोगों ने ये सोचा चलो गांव वापस चला जाए, या अगर वो गांव के आसपास ही थे तो उन्होंने क्या करा, दे टुक टू द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अपने आप को अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए, बेसिकली अपने आप को टिका के रखने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे देश का एग्रीरियन स्ट्रक्चर था वो ट्रांसफॉर्म हो गया एंड इट रिजल्टेड इन एम्पावरिशिंग द पीजेंट्री। अब यहाँ पर बात ये है कि सारे के सारे पीजेंट क्लास जो हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, सारे के सारे जो पीजेंट क्लास है वो ऐसा नहीं था कि खेती बाड़ी छोड़कर शहरों में जाकर कुछ और व्यवसाय का साधन ढूंढ रहे थे। यहाँ पर बात बेसिकली चल रही कि जिन लोगों के शहर में, टाउन्स में, सिटीज में जब वो काम करते थे, या फिर सेमी अर्बन, सेमी रूरल इलाके में, वहां पर उनका जो भी जीवन व्यवसाय का जो साधन था, जब वो उनके हाथ से चला गया तो वो गांव की तरफ आ गए और खेती बाड़ी करने लगे। अब ऑलरेडी पीजेंट जो है वो खेती बाड़ी करते थे, लेकिन गांव से वो इनफ पैसा या फिर इतना दबदबा लेकर शहरों से वो इतना पैसा या फिर इतना दबदबा लेकर चले आए थे कि वो गांव में आकर अच्छी खासी जमीन जो है वो खरीद सकते थे, वो अफोर्ड कर सकते थे। अब हुआ क्या, जमीन खरीदने की बात को या रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करने की बात को आप फिर भी साइडलाइन कर दो। कुल मिलाकर बात यह कि उस टाइम पर, आपको पता है हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये वाली बात करी थी, फॉरेस्ट अभी भी कन्वर्ट हो रहे थे एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेस्ट अभी भी अंग्रेजों के द्वारा शाइनी कन्वर्ट करे जा रहे थे खेती बाड़ी वाले इलाकों में, खेत बन रहे थे उनके काट कर। लेकिन कहने का मतलब यह है कि खेती बाड़ी करने के लिए जमीन हमारे देश में काफी लिमिटेड थी। राइट ठाकुरन, क्यों मयूर, है ना? अब ऊपर लैंड का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जब एडिशनल लोग यहां पर चले आएंगे खेती बाड़ी करने के लिए गांव के इलाकों में। अब इसकी वजह से जो छोटे और मझले किसान हैं, मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। किसी टाइम पर क्रॉपिंग सीजन हिट जा रहा है, किसी टाइम पर फ्लॉप हो रहा है वो, और जैसे तैसे भगवान भरोसे उनकी रोटी चल रही है। ऊपर से उनको इतना कर्जा चुकाना है,
जब बाकी लोग आ जाएंगे गांव की तरफ और जो लैंड पे जब वो प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे, इनका जीवन और ज्यादा बद से बदतर नहीं हो जाएगा? बताना जरा। हो सकता है शहर से कुछ लोग यहां पर एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ इस वजह से चले आ रहे हो कि उनको मनी लेंडर्स बनना है और शहर से वो पैसा कमा कर लाए हैं। उनको किसी ने बताओ कि गांव पर तुम लोगों को ये लोन्स दिया करो या फिर ब्याज पर पैसा दिया करो, तो तुम्हारी रकम बहुत ज्यादा हो जाएगी और तुम्हें कोई फेयर इंटरेस्ट रेट भी नहीं रखना है, तुम जितना चाहे मन चाहो उनसे वसूल सकते हो। बताओ, शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है एग्रीनियन सोसाइटी का, ऐसे पीजेंट्स का? लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। आइडियोलॉजी समझ पा रहे हो? मानसिकता समझ पा रहे हो कि शहर से जो लोग यहां पर आ रहे हैं सिर्फ खेती बाड़ी करने नहीं चले आ रहे हैं? एक बात बताओ मयूर, दिल्ली में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है ना? कुछ नहीं आ सकता, एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं आ सकता। लेकिन यही अगर हम बिहार साइड, यूपी साइड, एमपी के बहुत पिछड़े इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड के जंगलों में चले जाएं, हम इतनी जमीन नहीं खरीद सकते कि दिल्ली में मतलब पूरी की पूरी कॉलोनी बन जाए। इतनी बड़ी जमीन, 10 लाख के खेत बहुत बड़े एरिया दे देगा कि नहीं दे देगा हमें वहां पर? हम दिमाग क्या लगाएंगे वहां पर? तो चलो ब्याज पे पैसा उठाते हैं, छोटा 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 भी पैसा हमारे पास अगर लगातार आता रहेगा, हमारे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बन जाएंगे, है ना? मतलब मैं आपको यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि जो शहरों से लोग गए थे, मेरी बात को गलत मत समझ लेना। यहां पर मैं आपको अलग अलग सिचुएशन बता रहा हूं, अलग अलग सरकमस्टांसेस बता रहा हूं कि ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, ठीक है? लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ क्या हुआ, शहर में जब उनका व्यवसाय, उनका जीवन का जो रोजगार था उनसे जब वो छिन गया, वो गांव आके खेती बाड़ी करने लगे। कुल मिलाकर इसका इफेक्ट ये था, ऑलरेडी जो पीजेंट क्लासेस जो कंट्री साइड में, जो गांव में लोकेटेड थे, उनकी इंपॉवरिशमेंट और बूस्ट हो गई, उनका शोषण और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। तो जमींदारी एरियाज में जो पीजेंट थे वो पावरफुल जमींदार के आश्रय थे, उनका जीवन सिर्फ इनके भरोसे चल रहा था। हु फोर्स देम टू बेकार बॉन्डेड लेबर। आपको पता ना बेकार सिस्टम में क्या होता है, आपको काम जबरदस्ती करवाया जाता है और आपको कोई पे भी नहीं मिलता, या तो फेयर पे नहीं मिलता या फिर बिल्कुल ही पे नहीं मिलता। एंड दे एक्सॉर्टेड इलीगल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स। वही जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 जीरो एक्स्ट्रा लगवा लिए, अंगूठा साइन करवा लिया, या फिर डरा धमका कर ब्याज पे ब्याज इनसे लेते रहे। रैयत वाली एरियाज में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट हैड इटसेल्फ लिवाइड एग्जॉर्बिटेंट लैंड टैक्सेस। हद से ज्यादा लैंड टैक्सेस उन्होंने लिवाई करे, मतलब जितनी एक किसान की आमदनी नहीं थी उससे ज्यादा उसका टैक्स में देने में पैसा चला जाता था। इसकी वजह से जो पीजेंट क्लासेस थी, दे वर फोर्स इनटू द विशियस साइकिल ऑफ एटर्नल डेब्ट। मतलब ऐसा कर्जा, ऐसी मूल की रकम, ऐसी ब्याज की रकम जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती, उसका विशियस साइकिल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इनका शोषण होता चला जाएगा, ठीक है? इवेंचुअली जो पीजेंट थे, दे वर रिड्यूस टू मेयर शेयर क्रॉपर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। इनके पास जमीन ही नहीं बची थी। जब ये पीजेंट्स ज्यादा सहन नहीं कर सके तो इन्होंने रेजिस्ट करा, रिवोल्ट करना स्टार्ट करा अगेंस्ट द ऑप्रेसर। फिर चाहे वो अंग्रेजी चमड़ी, गोरी चमड़ी वाले, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर उनके आश्रय पलने वाले उनके कुत्ते, रैयत, ये जो जमींदार हैं या फिर जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स हैं वो, ठीक है? दे इवेंचुअली रियलाइज दैट द अल्टीमेट एनिमी वाज द कॉलोनियल स्टेट। इनको ये लगा कि देखो, हिंदुस्तानी जो लोग हैं जो हमारा शोषण करते हैं, वो भी अंग्रेजों के बलबूते पर करते हैं। तो हमारे जो मेन दुश्मन है, जो मेन एनिमी है हमारे, वो है ये अंग्रेजी हुकूमत, ठीक है? तो इन इंडियन पार्लेंस हु इज अ पीजेंट, मतलब अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर बात करें तो पीजेंट कौन होता है यहाँ पर? अगर हम अपने देश की बात करें कि हाँ इंडिया में किसको बोला जाता है पीजेंट, बड़े सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने बड़ी सारी डेफिनेशंस दी हैं पीजेंट्स की। एंड इट में रेंज फ्रॉम समवन विद अ स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग, वहां से लेकर कोई एक ऐसा पर्सन हु मे बी मेयरली अ शेयर क्रॉपर और अ लैंड टेनेंट, मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास जमीन ना हो, वो किसी के लैंड पर एज अ टेनेंट बसा हो, और कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत कम कुछ क्रॉप्स उगा रहा हो, और वो अपना जो उसको जमीन मिल रखी है वो इस विश्वास पे, इस भरोसे पर मिल रखी है कि तुम्हें अपने क्रॉप्स की प्रोडक्शन हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम तुम्हें यहाँ पर कुछ सालों के लिए यहाँ पर परमिशन दे सकते हैं इस लैंड पर रुकने की। तो ये पीजेंट के अलग अलग सरकमस्टांसेस हैं जो कि आपको यहाँ पर डिस्कस करवाए जा रहे हैं। इन सरकमस्टांसेस के बेसिस पर अलग अलग पीजेंट्स की कैटेगरी होती है, ठीक है? तो इधर वे वन हैज टू रिमेंबर दैट पीजेंट्स वर द वन हु टिल्ड द लैंड, जो कि खेत को जोतते थे, ठीक है, सॉइल को अपटर्न करते थे, जमीन, उपजाऊ जमीन को रेडी बनाते थे फार्मिंग करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, क्रॉपिंग सीजन के लिए, साइकिल के लिए। एंड दे वर सब्जेक्टेड टू हैवी रेंट्स। उस जमाने के अंदर पीजेंट्स की एक बात और है कि जहां वर्ड पीजेंट आया वहां ये मान लो किसी ना किसी प्रकार से
दे आर लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ, इनका शोषण हो रहा है क्योंकि सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी कोई ना कोई टैक्स लग जाएगा, बहुत ज़्यादा रकम देनी पड़ेगी, या ज़मींदार या जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो झूठे दस्तावेज इनसे साइन करवा लेंगे, इनका अंगूठा लगवा लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये कभी भी अपने कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, भारत की सरकार को आज़ादी के बाद ना इन सब चीज़ों की रियलाइजमेंट बहुत अच्छी तरीके से थी, इसलिए भारत की सरकार ने शुरू में ही ये चीज़ सुनिश्चित कर दी थी हमारे छोटे गरीब और मझले किसानों को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, कि आज़ादी के बाद उन पर कभी भी ऐसा अत्याचार नहीं करा जाएगा जो कि ब्रिटिश हुकूमत आज़ादी से पहले उनके ऊपर करती थी। इसके चलते भारत की सरकार ने क्या करा, किसानों के साथ उनको एक आश्वासन दिया, उनको एक विश्वास दिलाया, उनको एक भरोसा दिया, क्या कि एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर तुम पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। लगता है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है? नहीं। एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स लगता है? एग्रीकल्चरल लैंड पे टैक्स लगता है? एग्रीकल्चर इज अ बिजनेस, इज अ प्रोफेशन, वो टैक्स फ्री होता है। इसकी डिबेट चली थी, आपको याद होगा, जब मोदी सरकार का पहला टेन्योर था 2017-18 में, जब आप लोगों ने कॉलेज पास आउट करा है, जो कि मेरे साथ वाले लोग हैं, जैसे मयूर आप हो, शाइनी आप, शेरे आप, जैसे आसपास जो हमारे लोग हैं, सौगंधा, तो आप लोगों को पता होगा कि 2017-18 के एक टाइम पर एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी, जिससे मतलब जस्ट बिकॉज, जैसे जस्ट लाइक के फार्मर्स ने जैसे अभी फार्म मिल के ऊपर आंदोलन करा ना, वैसा मतलब सब कुछ हो सकती थी परिस्थिति। सरकार ने बस एक आइडिया दिया था कि वी आर मोटिंग अ प्लान, वी आर प्लानिंग समथिंग के कुछ कुछ एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, स्पेशली जिनके बड़े फार्मलैंड से। लेकिन फिर ये चीज़ ना बाइफरकेट करना, डिसाइड करना बहुत सरदर्दी का काम और बहुत हौच पौच काम था, और सारे के सारे किसान जो थे वो चौकन्ने हो गए थे, जो बीजेपी है उसको लेकर, मोदी सरकार का पहला टेन्योर को लेकर। तो सरकार ने अल्टीमेटली इस आइडिया को एक रेस करा था, एक हवा में उछाला था और दोबारा गिरा दिया इसको, कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर। इतना आसान नहीं है। देखो, सरकारें हमेशा क्या करती हैं, वो ना एक चीज़ थ्रो करती हैं पब्लिक के सामने जानने के लिए कि क्या जनता इस चीज़ के लिए रेडी है, जनता को ये चीज़ समझ में आ रही है, जिस कम्युनिटी के लिए हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं उनको ये चीज़ सही लग रही है कि नहीं लग रही, या इससे बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फिर एक एंगल आप जानते ही हो, वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी आ ही जाता है घुमा फिरा कर, है ना। लेकिन अगर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के एंगल को हटा दें, मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा तो जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा, नहीं मैं तो तुम्हारा अच्छा करके ही रहूंगा। आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं आ रही, मेरे इंटेंशन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ पसंद ही नहीं आ रही तो मैं ज़बरदस्ती अच्छा कैसे कर दूं? मतलब मैं कुछ भी आपके साथ ऐसा कैसे कर दूं जिसको मैं ये नाम दे दूं कि मैं तो आपके साथ अच्छा कर रहा हूं, आप मुंह क्यों फुला रहे हो, है ना। तो ये चीज़ टेस्ट करी जाती है सरकार के द्वारा भी, कि कौन से कम्युनिटीज के लोग, कौन से रीजन्स के लोग हमारे देश में रिफॉर्म्स के लिए रेडी हैं। अब एग्रीकल्चरल बिल्स जो किसान, ये जो सरकार किसी भी इंटेंशन से लेकर आई हो, लेकिन सरकार जो है वो किसानों को कन्विंस नहीं कर सकी ना। सरकार ये कह रही मैं आपके लिए अच्छा करना चाह रही है, लेकिन लोगों को नहीं पसंद आया ना कि भाई नहीं करवाना मैं अच्छा तुमसे ये वाला काम। तो जबरदस्त, जैसा कि मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जबरदस्ती मैं आपका अच्छा कैसे कर लूंगा जब आपको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही, मैं उसको अच्छे का नाम दे रहा हूँ, आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो फैक्टर्स दैट कॉज पीजेंट मूवमेंट्स, स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, ये पीजेंट मूवमेंट वाला चैप्टर ना बहुत अच्छे से करना, वो पता है क्यों? देखो, थोड़ा बहुत ना दिमाग लगाने की कोशिश करो आप लोग। 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन का मेन मुद्दा इस बार ही रहने वाला है किसान का मुद्दा, जो कि हर साल रहता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही चरम सीमा पर है, क्योंकि यही वो सरकार है जिसके टेन्योर में ये एग्रीकल्चर बिल्स आए थे, और बहुत सारे किसान जो जितने टाइम तक हाईवे वगैरह पे बैठे रहे धरना प्रदर्शन करते करते, बहुत बर्बादी हुई है किसान कम्युनिटीज़ की। ये जो चैप्टर है ना मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट करते हुए, मतलब अब इंस्टीट्यूट तो आपको साफ साफ कह देंगे कि आपको ये पता होना चाहिए था, है ना, कि करंट सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ था, और यूपीएससी वेट कर रहा था कि जब इलेक्शन ईयर होगा तभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। उन्होंने 2022 में भी नहीं छेड़ा इस इशू को, 2023 के प्रीलिम्स के अंदर भी नहीं छेड़ा, 24 में मैं आपको ये बता रहा हूँ, पक्का आप ये चीज़ देख लेना, पक्का। और 23 में भी ऐसा हुआ है, क्यों? उन्होंने, श्रेया याद है, मार्जिनल फार्मर के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो था, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के ऊपर, जिसका कोई आंसर नहीं था, हमें डिराइव करना था लॉजिक से, और हम उस राइट आंसर तक पहुंच भी गए थे। 2024 में प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो बल्कि मैं आपको ऐसा कहूँगा, मैं कभी एम्फोसाइज करता नहीं हूँ, फाड़ के इसको तो फ्रिज में लगा लो, फ्रिज के आगे लगा लो, ताकि दिन भर आप फ्रिज खोलो तो आपको पता रहे कि आपको पढ़ना है।
सच बता रहा हूँ, मैं इतना एम्फोसाइज किसी के ऊपर करता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी नज़रों में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। अच्छी बात ये कि फैक्ट्स नहीं है, एनालिसिस है इसके अंदर। ठीक है, तो फैक्टर्स दैट कॉज पीजेंट मूवमेंट्स। नंबर वन, सबसे पहले हम जानते हैं कि पीजेंट्स ने विरोध प्रदर्शन करना क्यों जारी रखा, विरोध प्रदर्शन करा ही क्यों, और अपराइजिंग्स को जब एक बारी शुरू करेंगे ये 1857 से पहले, तो क्यों जारी रहा ये सारा का सारा मसला 1857 के बाद भी, हम जानते हैं। इनमें से कुछ रीजंस को आप उठाकर जो लॉजिकल हों कंटेम्प्रेरी टाइम में, जो कि पीजेंट मूवमेंट्स के लिए या फिर किसान किसान कम्युनिटी चिड़िया अगर सरकार से, तो वो रीजंस आप लिख सकते हो कंटेम्प्रेरी टाइम से भी, लेकिन वो रेलिवेंट होनी चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके क्या रीजन थे? लो यील्ड, एग्रीकल्चर ओवरक्राउड हो रहा था, लैंड रेवेन्यू की डिमांड बढ़ती जा रही थी सरकार की तरफ से। जब ज़मीन ज़्यादा लोगों ने पाना शुरू करी, तो कुछ अलग अलग रीजन्स में आपको पता है हमेशा किसानों के साथ एक दिक्कत क्या होती है, जिस रीजन में वो ऑपरेट करते हैं, कंट्री साइड में, गांव के इलाकों में, वहां पर कुछ अपना दबदबा जमाने के लिए कुछ लोग, एक कम्युनिटी पनप जाती है ऑटोमेटिकली, जिसको हम लोग कहते हैं लैंडलॉर्ड्स या जमींदार। इनकी ग्रोथ हो रही थी, किसानों का शोषण करके जो इनको लोन दिया जाता था और ब्याज की दरों में जो उनको फंसाया जाता था, इसकी वजह से इनकी इंडेटनेस बढ़ रही थी, कर्जा बढ़ रहा था, और कल्टीवेटर्स इम्पॉवरिश हो रहे थे क्योंकि समटाइम्स देवर फोर्स्ड टू बेकार। कुल मिलाकर भारत के अंदर जो खेती बाड़ी का जो सिस्टम था वो स्टैग्नेट हो गया था। देखो, किसी भी चीज की ग्रोथ के पीछे इकोनॉमिक्स में 3 फेजेस होते हैं। एक होता है कोई भी चीज जो अपने चरम सीमा पर हो, बूम, ठीक है। एक चीज जो कि अपने बिल्कुल ऑल टाइम लो पर हो, डिप्रेशन। इसके बीच में जो लकीर आती है, ये क्या होती है? स्टैग्नेशन। इकोनॉमी में किसी भी चीज की ग्रोथ के पीछे, किसी भी ग्रोथ की चीज के पीछे या किसी भी ग्रोथ के साथ ये 3 फेजेस एसोसिएटेड होती हैं। दुनिया की कोई भी इकोनॉमी इन 3 स्टेजेस के अलावा और कहीं नहीं रहती है। चौथी स्टेज हो ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, थ्योरीज भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? कोई भी चीज देख लो, आप अपनी लाइफ को देख लो, इकोनॉमी को छोड़ दो। या तो आप बहुत आसमान, 7वें आसमान पे होगे, या दिन बहुत खराब चल रहे होंगे, ये सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो इट इवन डिटोरेटेड, रिजल्टिंग इन एक्सट्रीमली लो यील्ड्स पर एकड़। जमीन में, सॉरी, किसानी जमीन से जितना भी प्रोडक्शन यहां पर होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही थी। पॉपुलेशन प्रेशर को देखते हुए अगर उतनी प्रोडक्शन हो भी रही है, तो लोगों के खाने के लिए, गुजारा करने के लिए, पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए उतना पर्याप्त नहीं था, उतना सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से देयर इज इंक्रीज इन द सब इन्फ्यूडेशन which led to the subdivision and fragmentation of the land into small holdings। अब ये जो सब इन्फ्यूडेशन है, यानी कि क्या है इसका मतलब, जो जमीन अभी तक एक फार्मर ज्यादा होल्ड करके रख रहा था, अब वो होल्डिंग्स डिवाइड हो गई। कैसे डिवाइड हो गई? देखो, अंग्रेजी हुकूमत कोई पॉलिसी तो लेकर आएगी नहीं, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत की सरकार लेकर आई है ना, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, है ना। ऐसी कोई पॉलिसी तो लेकर आई नहीं। तो जो गांव की जमीन को खरीदने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को पैसा देता जा रहा था, ब्रिटिश हुकूमत उसके नाम पर उतनी उतनी जमीन जो है वो एलोकेट करते चली जा रही थी। जब कोई भी पर्सन ज्यादा लैंड को ओन कर ले रहा है एक पर्टिकुलर गांव में, या फिर जहां पर भी खेती बाड़ी वाले इलाके हैं, एक किसान के पास है इतना लैंड, लेकिन वहीं पर एक जो पर्सन है उसने धीरे धीरे करते 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 इतना लैंड प्लस ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा,
इससे छीन कर ये वाला हिस्सा इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने अंदर, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब बाकी जो किसान है वो इतने इतने लैंड के मालिक होकर रह गए, और कुछ तो मालिक थे भी नहीं, कुछ तो लैंडलेस थे। और ये जो पर्सन है इसके पास इतनी बड़ी जमीन हो गई, पूरी पूरी धीरे करते करते इसने इतनी जोड़ ली। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से होगा क्या, ये पॉइंट को आप देखो, ये वर्ड को देखो आप, देयर विल बी सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इनटू, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्मॉल होल्डिंग्स, एंड मोस्ट ऑफ विच कुड नॉट मेंटेन देयर कल्टिवेटर्स, क्योंकि वो अब टेनेंट बनकर रह गए थे इनकी जमीनों में, बड़े बड़े जमींदारों की जमीनों में, लैंडलॉर्ड्स की जमीनों में। बहुत ज्यादा जो गरीबी थी मेजॉरिटी ऑफ द पीजेंट्स की जिंदगी में, या फिर जो एम्पावरमेंट की वो जिंदगी जो बिता रहे थे, दे लेफ्ट देम विदाउट एनी रिसोर्सेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। जिनके पास छोटी छोटी जमीनें थी भी तो उनके पास इतने कोई रिसोर्सेज, कोई साधन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन सिस्टम, सीड्स वगैरह खरीदने के लिए पैसा होना ही कुछ था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग बेटर कैटल एंड सीड्स, मोर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी अवेलेबल इनमें से था ही नहीं छोटे किसानों के पास। आज भी दिक्कत होती है, आज भी ये दिक्कत होती है। सरकार देखो बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी देती है, लेकिन कल्टीवेशन के लिए या सीड सोइंग के लिए जो चीज़ें अनिवार्य हैं, जो नेसेसरी आइटम्स हैं, उनके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। सरकार फ्री में उपलब्ध नहीं करवाती है वो किसानों को। और फिर सरकार दूसरी तौर पर क्या कहती है कि जो फार्मर का एक लैंड है, जो एक पीजेंट का जो लैंड है, वो उसका खुद का लैंड है, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अगर एक खेत खराब होता है, अगर वो ज़मीन अनउपजाऊ होती है, इसका प्रभाव कुछ लोगों पर ज़रूर पड़ता है कि वो रात को भूखे सोएंगे या पेट भर के उनको खाना मिलेगा। ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हिस्ट्री में भी, इकोनॉमिक्स में भी, राइट। एक खेत को आप ये नहीं बोल सकते ना शाइनी, बीइंग अ फार्मर, कि मेरी मर्जी, मैं चाहे इसको आग लगा दूं, चाहे पूरी की पूरी फसल नष्ट कर दूं। सरकार आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती से खेत को हड़पेगी नहीं, लेकिन सरकार विल बी कंसर्न जब एक रीजन के सारे फार्मर्स इस प्रकार का रवैया अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े से अपने क्रॉप्स के प्राइसेस को हाइप करने के लिए जब 2 रुपये 3 रुपये टमाटर की उपज होती है, आलू की खेती होती है, हार्वेस्टिंग होती है, प्याज की, लहसुन की, तब किसान जानबूझकर सड़कों पर उन फसलों को, उन क्रॉप्स को नष्ट करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग उस फूड प्रोड्यूस को नष्ट करते हैं, गाय भैंसों को खिलाते हैं और सड़क पर फेंकते हैं ताकि उनकी सप्लाई कम हो जाए और प्राइस में एक हाइप या एक हाइक देखने को मिले। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? जो किसान बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं वो क्या करते हैं, उसकी होर्डिंग कर लेते हैं बर्बाद करने की जगह। फिर जब सप्लाई की अनअवेलेबिलिटी हो जाती है तब वो रिलीज करते हैं मार्केट के अंदर, ताकि लोग जो हैं डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी भी रेट पे कोई भी चीज़ खरीदने को तैयार है, तो वो उस टाइम पर सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जब प्राइस की हाइक चल रही होती है। और शाइनी, आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ पता होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वहां पर सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जबकि प्रैक्टिकली दुनिया इससे अपोजिट चलती है। क्यों श्रेया? है ना? जब प्राइस ज्यादा है तो भाई सप्लाई कैसे ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिकली जीवन में? हम लोग शायद क्यों लेने जाएंगे महंगे रेट पर कोई भी सामान? लेकिन सप्लाई कर्व को माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि वो चिंदी चोरी करने नहीं आया मार्केट में, छोटे छोटे दाम बटोरने नहीं आया। वो ये चाहता है भाई 10 कस्टमर ही मिले, लेकिन मुझे एक इतना फेयर और रीजनेबल प्राइस मिल जाए कि जिससे मेरा रेवेन्यू निकल सके। और शायद ये वाली बात भी आपको पता होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि रेवेन्यू जो एक प्रोड्यूसर के पास आया उससे उसको बिजली का खर्चा, काम वाली के पैसे, लेबर्स की दिहाड़ी, मजदूरी, ये सब कुछ देने के बाद जो बचता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो रेवेन्यू में से जब माइनस होता है तब जाकर वो उसका होता है प्रॉफिट, जो कि उसकी जेब में होता है और वो घर लेकर जाता है उसको। यही होता है ना पूरी की पूरी थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, है ना? लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में, है ना? जबकि डिमांड के केस में क्या होता है, दोनों का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनवर्स होता है ना? अगला पॉइंट, नो इन्वेस्टमेंट। इंग्लैंड और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो अमीर जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने अपना कैपिटल लैंड में इन्वेस्ट करा इस लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर, क्योंकि आपको पता है
मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर याद है, आवर पास 3 का? ये लैंड का सर्वे करते थे श्रेया, हर जगह जाते थे, है ना? और ये किसी भी जमीन को खाली नहीं छोड़ना चाहते थे, उसको वेस्ट लैंड नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उसको कल्टीवेबल लैंड बनाना चाहते थे कि कुछ भी रेवेन्यू निकले, कुछ भी रेवेन्यू निकले वो वहां से निकले। और ऐसी एक फोटो गिवन होती है जब वो चैप्टर खत्म होता है हमारा आवर पास 3 की बुक का, उसका 7वां या 8वां पेज आपको एक कस्टर्ड एप्पल की फोटो दिखाता है ना, कि कुछ भी कहीं पर भी उग रहा है तो चलो कस्टर्ड एप्पल ही उगा लो, इसको भी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, है ना? मतलब अब उगा क्या लो, मतलब किसानों से डीलिंग कर ली इन्होंने। इंडिगो क्या आज तक हिंदुस्तान के किसानों ने अपनी मर्जी से उगाया था? क्यों सौगंधा, शायद अपनी मर्जी से उगाया था इंडिगो कभी भी हिंदुस्तान के किसानों ने? ब्रिटिशर्स ने उन्हें झांसे में फंसाया ना, है ना? किसानों को तो ये भी नहीं पता था कि अगर हम इंडिगो की खेती कर लें अगर एक बार, तो उसके बाद ये लैंड क्या कहते हैं उसको, फूड क्रॉप्स के तो काम का रह ही नहीं जाएगा, बिकॉज इंडिगो इज व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप? दो तीन और एग्जांपल देना जरा कैश क्रॉप के मुझे, बोलो बोलो मयूर, कोई बात नहीं, गलत हो गया मैं बताऊंगा। जूट, जूट, ठीक है, कॉटन, शुगर केन, कॉफी, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा, कैश क्रॉप क्या होते हैं? अब जैसे आप में से किसी को सुनकर ये लग रहा होगा सर गन्ने को तो हम शुगर ये चीनी भी नहीं बना लेते, उससे गन्ना खा लेते हैं, कॉफ़ी भी तो हम पी लेते हैं। जो आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कंजम्पशन जिसकी होती है, वो एक तरीके से कैश क्रॉप होते हैं। और कुछ कुछ कैश क्रॉप ऐसे होते हैं जिसको आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते। जूट खाने की चीज़ होती है? नहीं, है ना? जूट लेकिन शाइनी पहनने की चीज़ ज़रूर होती है ना? कुछ कुछ लड़कियां हैं चीनी की बोरी पहन लेती हैं वो, उर्वी जावेद टाइप्स। तो नो इन्वेस्टमेंट इन इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, रिच लैंडलॉर्ड्स ऑफर इन्वेस्टेड कैपिटल इन लैंड टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी विद अ व्यू टू शेयर इन द इंक्रीज इनकम। लेकिन भारत के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स थे, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए लैंडलॉर्ड्स हो, नए कैसे, जो कि आपने देखा भी शहर में बर्बाद होकर ये गांव में ज़मीन खरीदने चले आए हैं, उनको बोला जा रहा है, ठीक है। दे परफॉर्म नो यूजफुल फंक्शन। और नए वो वाले भी जिनको अंग्रेज सपोर्ट कर करके ज़्यादा ज़मीन दिलवा रहे हो ताकि रेवेन्यू की वसूली कर करके इनको दे सके आफ्टर वेरियस सेटलमेंट सिस्टम्स या लैंड टेन्योर सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस इन दोज रीजन्स। तो दे वर मेयर रेंट रिसीवर्स who had often no roots in the land and they took no personal interest in the land beyond collecting rent। मतलब इनका कुछ लेना देना नहीं था कि लैंड में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि आपको भी पता है हमेशा एक एग्रीकल्चर लैंड की कुछ टाइम के बाद क्या होता है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसको हमें रिजुविनेट करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। लैंडलॉर्ड जो हैं दे प्रेफर टू इंक्रीज देयर इनकम बाय फर्दर स्क्वीजिंग द टेनेंट्स, मतलब उनको निचोड़ लिया, उनका खून निचोड़ लिया, रेदर देन बाय मेकिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन द लैंड। कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करी नहीं गई, बल्कि उनका शोषण करा जा रहा था। इनको सिर्फ किसानों से लैंड की वसूली में इंटरेस्ट था, जबकि अगर ये थोड़ा बहुत अपना पैसा लगाकर लैंड में इन्वेस्टमेंट करवा देते, उससे फ़ायदा क्या हो जाता, किसान तुम्हें ज़्यादा पैसे दे देते, उसकी भी हालात अच्छे होते। तो बहुत सारे लोग जो हैं अल्टीमेटली उसके बाद तो सुसाइडल हो गए थे, क्योंकि किसानी के बियॉन्ड फिर क्या रह जाता है जीवन में करने को, फिर तो कुछ भी नहीं बचता है कि नहीं? उसके बियॉन्ड तो फिर कुछ भी नहीं बचता है लोगों के पास। ये चीज़ है। उसके बाद सरकार का रवैया बहुत इररिस्पॉन्सिबल था। इन्वेस्टमेंट मान लो कि बड़े बड़े जमींदार या लैंडलॉर्ड्स ने नहीं करी, सरकार ने कौन सा सपोर्ट कर दिया पीजेंट्स को, या एग्रीकल्चर लैंड को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने कौन सा स्टेप ले लिया? इन्होंने तो सिर्फ सारे के सारे जो एक्ट्स इंट्रोड्यूस करे वो यही करे कि वो इसी बेसिस पे करे। उनका सबका रूट यही था, जो कोर इशू था सबका यही था कि कैसे ना कैसे करके छोटे और मझले किसानों से ज़्यादा रेंट की वसूली करना। और उसी के लिए इन्होंने मोहरा बनाया दलालों को इन द फॉर्म ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स। तो गवर्नमेंट जो है इट कुड हैव हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अपने कदम वापस खींच लिए, कुछ लिया ही नहीं, कुछ ऐसा मदद ही नहीं करी किसानों की। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज डैट while the main burden of taxation it fell on the shoulders of the peasant, government spent only a very small part on it, of it on its peasants। सरकार पैसे को बहुत निचोड़ रही थी, लेकिन जब खर्चा करने की, इन्वेस्टमेंट करने की बात आती थी,
रिस्पॉन्सिबल बनने की बात आती थी, क्योंकि सरकार तो होती ही है ना लोगों के वेलफेयर के लिए, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई स्टेप ही नहीं लिया यहाँ पर। तो एट अ टाइम व्हेन एग्रीकल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज बीइंग मॉडर्नाइज्ड एंड रेवोल्यूशनाइज्ड, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, उस टाइम पर भारत के अंदर किसानी वर्ग के हालात और जो किसानों के पास जो जमीन थी उसके हालात थे, देवर इन द डिक्लाइनिंग फेज। टेक्नोलॉजी के मामले में देवर इधर डिक्लाइनिंग और एट द स्टैग्नेशन पॉइंट, हार्डली एनी मॉडर्न मशीनरी वॉज यूज्ड। फिर हम बात करते हैं कैसे अंग्रेजी हुकूमत ने खेती बाड़ी जो थी उसको अपना एक धंधा बनाया। ये वाला एस्पेक्ट हम लोग तमिलनाडु में, एनसीईआरटीज में बहुत सारी जगह पर डिस्कस कर चुके हैं। इवन जब हमने इकोनॉमिक्स में नितिन सिखाने में 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस करा था, उससे पहले मैंने आपको कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर की एक हिंट दी थी, जब मैं आपको बता रहा था कि कॉलोनियल टाइम्स में, और एनसीईआरटी का एक चैप्टर बता रहा था आपको क्लास 11 का, पढ़ाया नहीं था वो मैंने आपको, लेकिन मैं आपको एक हिंट बता रहा था। उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के टाइम पर भारत के अर्थव्यवस्था के विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर उसके हालात क्या थे। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का पूरा कंसेप्ट हम लोग यहाँ से जानते हैं, A to Z सारी बातें यहाँ पर आपको पता लग जाएंगी। तो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन पीजेंट्स वाज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर था वो बेसिकली एक इनके लिए बिजनेस बन चुका था, धंधा बन चुका था। जबकि एग्रीकल्चर का एक बिल्कुल बेसिक काम क्या होता है कि भाई वहां से कोई ना कोई प्रोडक्शन हो और वो अनाज बाजारों में आए, एक फेयर रेट पर, रीजनेबल रेट पर आए और लोगों का पेट भरा जाए उससे। यही पर्पस होता है ना एग्रीकल्चर का। तो व्हाट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? जो इंडिजिनस पीजेंट जो थे, ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर सेंचुरीज टुगेदर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब क्या? इतना उगा लेते थे पर्याप्त मात्रा के अंदर कि एक पर्टिकुलर क्रॉपिंग सीजन के लिए या पूरे साल का गुजारा करने के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर उनके पास अनाज आ जाए। इनको कोई शौक नहीं है किसी को बेचने का, बस खुद का गुजारा करने के लिए, खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए अच्छे से, और खाने पीने की कोई कमी ना हो। तो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं खुद के लिए। एंड दे हैड बेसिकली डेवलप्ड अ पेस्टोरल एग्रेरियन इकोनॉमी ओवर द ईयर्स। पेस्टोरल एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? जितने टाइम पर खेती बाड़ी हो रही है तो ये उस टाइम पर वहां पर अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को लेकर घूम रहे हैं। हर्डर्स भी हैं ये लोग, एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ कुछ जगह में अपनी गाय भैंसों भेड़ बकरियों को चरवाने लेकर जा रहे हैं। तब तक डेयरी प्रोडक्ट्स उनसे डिराइव कर रहे हैं, उनको बीस्ट ऑफ बर्डन बना रहे हैं, सामान को उन पर लाकर ढो रहे हैं। जैसी हार्वेस्टिंग हो गई उसके बाद इनके मजे, क्योंकि इतना पर्याप्त मात्रा के अंदर प्रोड्यूस हो गया, इतनी हार्वेस्टिंग हो गई है कि अब जो क्रॉप्स जो इनको मिले हैं, जो फूड प्रोड्यूस जो इनको मिला है, अब ये आराम से अगले क्रॉपिंग सीजन तक ये अपना गुजारा कर सकते हैं खाने पीने का। तो एज पर ट्रेडिशन लैंड वॉज यूजली हेल्ड इन ज्वाइंट ओनरशिप। पूरी की पूरी कम्युनिटी के लैंड्स होते थे, जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी देख रहे थे। ट्राइबल राइट्स भी यही कहते हैं ना, ट्राइबल्स का भी ट्रेडिशन यही होता है कि उनके पास एक कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वॉज ईदर इन द फॉर्म ऑफ मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। जो सारे के सारे लोग हैं, अगर एक कम्युनिटी बनाकर एक रह रहे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा इलाका है, ज़मीन है जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को चुनते थे। अलग अलग, मतलब एक ही फील्ड में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जा रहे हैं। सीजनल क्रॉपिंग सिस्टम, इस सीजन में सीजन के हिसाब से जो भी क्रॉप उग रहा है वो, फिर उसके बाद इन्होंने वेट नहीं करा कि हम अगले साल इसी सीजन के अंदर क्रॉप्स उगाएंगे, अगले सीजन के अंदर हम ये वाला क्रॉप उगा लेते हैं, या फिर एक सीजन का वेट करना और जो इनका फेवरेट सीजन है कि हम तो यही खाते हैं, तो उस सीजन के अंदर जो इनका सीजन आ गया जहां पर जिस भी क्रॉप की सोइंग होती है और जब हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम होगा, इन्होंने बल्क में वो चीज प्रोड्यूस कर ली, ठीक है। या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह पर खेती बाड़ी करी, हार्वेस्टिंग हो गई, जमीन अनउपजाऊ ना हो जाए, आग लगाकर वहां पर कहीं और चले गए, ऐश के अंदर पोटैश होगा, सॉइल रिजुविनेट हो जाएगी, कुछ सालों के बाद दोबारा यहाँ पर लौट कर आ जाएंगे, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, या फिर कंट्री के अलग अलग इलाकों में इसको पोदू भी कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये सब तो सिनेरियो चल रहा था जो अभी हम ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर पढ़ रहे थे, अंग्रेजों के आने से पहले। लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में कदम रखते हैं तो द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज एक्सटेंडेड इन अ सेटल्ड फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, कि अब आपको इधर से उधर जाना नहीं है, तुम्हारी यही जमीन है, तुम्हें यहीं पर खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, तुम अब रैंडमली किसी भी एरिया को आग लगाकर कहीं और जाकर सेटल नहीं हो सकते हो, क्योंकि अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की नहीं है, अब ये जमीन हमारी है। तो सबसिस्टेंस या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके ऊपर
अंग्रेजी हुकूमत ने लगाम लगा दी कि इन्होंने तो अपने बाप का राज समझ रखा है। अंग्रेजों ने बोला कि जब मर्जी जिसको भी एरिया को आग लगाकर कभी उस जंगल में शिफ्ट हो रहे हैं, कभी उस जंगल को काट कर उसको खेती बाड़ी लैंड के अंदर कन्वर्ट कर ले रहे हैं। फिर उस खेत के अंदर इन्होंने 4-5 साल खेती करी, फिर दोबारा वहाँ को उसको छोड़कर अपनी गाय भैंस भेड़ बकरियों को लेकर जाकर कहीं और चले जा रहे हैं। तो अब जो है ये चीज़ें इन्होंने पूरा का पूरा इन सब चीज़ों के ऊपर एक हॉल्ट लगा दिया। तो प्रैक्टिस ऑफ मोनोक्रॉपिंग वॉज इनकलकेटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जो पीजेंट थे दे वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, कॉटन एक्सेट्रा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे वर नेवर इवन रिम्यूनरेटेड इनफ फॉर दीज कैश क्रॉप्स। मतलब मैंने आपको बताया ना, कभी भी हिंदुस्तान के किसानों ने इंडिगो को ही देख लो, जैसा कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था इसका, कभी ये इन्होंने इंडिगो जैसे या दूसरे कैश क्रॉप्स थे अपनी मर्जी से उगाए क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो इनको फोर्स करा गया कि उगाओ, झूठे झूठे वादे करे गए, इन्होंने उगाना शुरू करा उसको, ठीक है। लेकिन कभी भी इनको उसके लिए अपना फेयर प्राइस मिला ही नहीं। तो दस ऑन द वेरी सॉइल वेयर मिलेट्स एंड राइस एंड वीट वर सोन, जो उस टाइम का स्टेपल डाइट थी लोगों की, मिलेट्स, राइस एंड wheat, they were grown. Peasants were made to sow seeds of crops which weren't desirable to them. जो ये चाहते भी नहीं थे वो भी इनको करना पड़ा क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर था। जो peasants थे वो मजबूर हो गए कि वो ब्रिटिश प्लांटर से जो है वो थोड़ा सा पैसा ले लोन पर एडवांस की फॉर्म में, एंड दिस एडवांस वॉज यूज बाय द प्लांटर्स टू कंपेल पीजेंट्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स। कि तुमने हमसे ये पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, हम ब्याज की दरें बढ़ा देंगे, हम जो कहते जा रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सवाल ये उठता है, वाई वॉज एग्रीकल्चर कमर्शलाइज्ड? अंग्रेज जब यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे, उनके पास तो बहुत सारे साधन थे पैसा कमाने के, तो ये खेती बाड़ी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? समझते हैं इस चीज़ को। हुआ क्या था, 1860 के दशक में अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से रुई के दाम या फिर जो कॉटन का जो एक्सपोर्ट होता है उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ गए थे, और मतलब खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इट वांटेड टू हैव अ प्रॉफिटेबल शेयर इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। तो जो प्लांटर्स थे जिन्होंने भारत के किसानों को कंपेल करा कि तुम कैश क्रॉप्स ग्रो करो, उनको ये लगा दैट दे कैन नॉट रन अ सस्टेनेबल बिजनेस इफ पीजेंट्स वर रिम्यूनरेटेड फेयरली। अगर उनको हम सही उचित दाम देते रहेंगे तो फिर हमें क्या बचेगा? तो उन्होंने या तो किसी किसी रीजन में फोर्स का यूज़ करा, जब फोर्स काम नहीं आई तो फ्रॉड का यूज़ करा। फ्रॉड कैसे? बड़े सारे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम वगैरह बनाकर, या मतलब पैसा वगैरह उनसे निकाल कर कैसे निकलवाना है, उनसे मतलब ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स को एम्प्लॉय कर झूठे दस्तावेज साइन करवा लिए, अंगूठे लगवा लिए, इतना पैसा उनको देना ही है, ताकि वो पीजेंट्स को मैनिपुलेट कर सके इनटू प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर ऑन अ कमर्शियल बेसिस। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इस एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन का? अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड डिसकंटेंट, नफरत जो थी वो क्रिएट हो गई बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दिस प्रोसेस लेड टू द कैस्केडिंग लेवल ऑफ इम्पैक्ट्स, जिसकी वजह से पीजेंट कम्युनिटी बौखला रही है। यानी कि सारे के सारे घटनाक्रम जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना यहाँ से लेकर, मतलब ये जो क्या क्या कॉजेज थे पीजेंट मूवमेंट्स के, इनके साथ क्या क्या गलत हो रहा था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के क्या दुष्प्रभाव थे, क्या दुष्परिणाम थे, क्या नेगेटिव रिपरकशन थे, किसान धीरे धीरे आग बबूला होते होते अलग अलग रीजन्स में अपराइजिंग करना स्टार्ट करेगा। जब एक कम्युनिटी किसान की अपराइजिंग करना स्टार्ट करेगी, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, फिर वो भी पीछे पीछे इनका रास्ता फॉलो करेंगे। तो इम्पैक्ट क्या हुए एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के? इलीगल लैंड इविक्शन। पीजेंट जो हैं जिन्होंने प्लांटर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्लांटर्स को मना कर दिया, भाई साहब हम आपके कहने पर ये सब चीज़ें नहीं उगा सकते जैसा कि आप हमसे डिमांड कर रहे हो। तो हु रिफ्यूज टू सो व्हाट द प्लांटर्स आस्क फॉर, इनको लैंड से निकाल दिया गया फ्रॉड तरीके से। जमींदार जो हैं दे ट्राई टू इनहेंस द लैंड रेंट्स बियॉन्ड लीगल लिमिट्स, एंड दे ट्राई टू प्रिवेंट द टेनेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग एनी ऑक्यूपेंसी राइट्स। तभी आपने देखा था ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी, जब हम सिविल रेबेलियन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब रेबेलियन बहुत हावी हो जाता था अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर, लास्ट में वो एक पीस ट्रीटी के टर्म्स में या समझौते के टर्म्स में आप कह लो, वो हमेशा एक चीज बोलकर जाते थे ना कि तुम्हें फोर्सफुल एविक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। हर किसी लैंड टेन्योर सिस्टम की पॉलिसी या फिर अंग्रेजों की तरफ से जो भरोसा रहता था, उसका ये कोर पॉइंट होता था कि नहीं होता था
कि तुम्हें फोर्सफुल तरीके से नहीं निकाला जाएगा तुम्हारे लैंड से, ठीक है। तो जमींदार इवन लेड टू द सीजर ऑफ द क्रॉप्स एंड कैटल ऑफ द पीस, मतलब जबरदस्ती जो उन्होंने क्रॉप्स उगाए हैं, हालांकि ये क्रॉप्स वो अपनी मर्जी से देंगे, लेकिन जो वर्चस्वधारी जो जमींदार होते थे, जिनका दबदबा बहुत ज़्यादा होता था गांव के इलाकों में या जहाँ पर भी खेती बाड़ी वाले इलाके हैं, ये उनकी फसलों को छीन लेते थे और उनके गाय भैंस भेड़ बकरियों को भी रख लेते थे। उसके बाद साइड लाइनिंग ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार्स। जो इंडियन रूरल विलेज सिस्टम था, इट हैड अ ट्रेडिशन विच वॉज बेस्ड ऑन द जजमानी सिस्टम, जहाँ पर जमींदार जो था ही वुड बी अ जजमान टू मैनी अदर एग्रीकल्चर्स एंड आर्टिसंस और वर्कर्स इन द विलेज। अभी जो रिलेशनशिप था, इट वॉज based more on the barter system. The peasants had a profitable turnover. However, these traditional zamindars and polygars, they were sidelined in the rank by government officials, और एक नए क्लास ऑफ मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स को अंग्रेजों ने ज्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट करा, ठीक है। और ये पीजेंट्स का ज्यादा शोषण करते थे, यानी कि जो पीजेंट्स थे वो पुराने ट्रेडिशनल जमींदारों से इतना नहीं चढ़ते थे, क्योंकि वो जमींदार एक चीज समझते थे कि अंग्रेजों का साथ देने से कुछ नहीं होगा, अगर पीजेंट ही नहीं रहे तो खेत को सो कौन करे, खेत के अंदर सीड्स को सो कौन करेगा, उसकी हार्वेस्टिंग कौन करेगा, उसकी कल्टीवेशन कौन करेगा, प्लोइंग कौन करेगा, ठीक है। इनको ये चीज समझ में आती थी, तो ये पीजेंट्स का साथ देते थे, और कभी उनका रेवेन्यू बेस्ड शायद ही ऐसे कोई इवेंट्स होते थे जब वो उनका चोरी मतलब कर लेते थे या फिर उनका शोषण करते थे, लेकिन इनको ये बात समझ में आती थी कि बीइंग अ हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानियों को ही साथ देना है। दीज ट्रेडिशनल जमींदार्स और पॉलीगार्ड्स, दे लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द लैंड एंड रेवेन्यूज ड्यू टू कॉलोनियल रूल। अब सिंस द न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स, ये इन्वॉल्व थे नहीं इन द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद द पीजेंट्स, दे बिहेव्ड वेरी रूथलेसली विद द पीजेंट्स एंड दे फैसिलिटेटेड नेसेसरी एग्जैक्शंस फ्रॉम द पीजेंट्स। मतलब जो भी इनको रेवेन्यू के लिए जो भी चीजें चाहिए होती थी, जितना पैसा चाहिए होता था, ये अंधाधुंध शोषण करते थे किसानों का, छोटे और मझले गरीब किसानों का। लेकिन पुराने वाले जो जमींदार थे, एटलीस्ट उनके दिल में कुछ थोड़ी बहुत हमदर्दी और सिंपैथी थी किसानों के लिए, किसान वर्ग के लिए, किसान कम्युनिटी के लिए। उसके बाद मनी लेंडर्स की मशरूमिंग होना। मशरूमिंग का मतलब होता है मनी लेंडर्स का एकदम से मतलब दबदबा बढ़ना, दबाव बढ़ना, उनकी ग्रोथ होना, ठीक है। सिचुएशन और भी खराब हो गई बाय अ सक्सेशन ऑफ बैड हार्वेस्ट इन सम सीजन। लैंड रेवेन्यू को पे करने के लिए अंडर दीज कंडीशंस, पीजेंट्स हैड टू गो टू द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मनी लेंडर्स who took the opportunity to further tighten his grip on the peasants and their lands. जो peasants थे, they held these money lenders responsible for the cause of their miseries. जो नए नए मनी लेंडर्स है, जैसा कि आपको पता है कि फ्रॉड करके उनसे दस्तावेजों पे साइन करवा लेना, ठीक है, और उनको बोलना कि तुम इतना इतना ब्याज देना है, चुकाना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद इंक्रीज इन रेंट्स ऑफ लैंड। अब बड़े सारे जो मिडलमैन थे, जो बिचौलिए थे, they were introduced in the system by the government officials and everyone wanted a share in the cake। मतलब केक कटेगा, समय बटेगा, वो वाला हिसाब है। तो टैक्सेस लेवाई करना जो शुरू करेगा किसानों के ऊपर, लैंड रेवेन्यू को जो इंक्रीज करा गया बहुत ज़्यादा दरों से, मतलब 2x, 3x, 5x, 10x, 20x, ठीक है। तो इट केम डाउन टू द पीजेंट्स। इनकी हालत बद से बदतर हो गई। अब खेती बाड़ी को छोड़ के जाए भी तो करे तो क्या करे जीवन में, फिर इनके सामने एक सवाल ये भी था। रिडक्शन टू शेयर क्रॉपर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। इलीगल तरीके से इनको एविक्ट करने की वजह से जो पीजेंट जो थे, दे वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ अ टेनेंट एट विल और अ शेयर क्रॉपर एंड मियरली अ लैंडलेस लेबरर्स ऑन हिज ओन। इनके पास कोई और साधन बचा ही नहीं था टू विन बैक द लैंड ड्यू टू बीइंग कॉट अप इन द विशियस साइकिल ऑफ लैंड डेट। अब करे तो करे क्या, क्योंकि सामने वाला जो है, जो मनी लेंडर है या जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, वही कह रहे तुम इतना इतना पैसा देना है, तुमने वो पैसे नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन को हड़प कर कोई, हम तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर रहे हैं, तुम इतना पैसा हमें दे दो, हम तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस कर देंगे। लेकिन अब ये खुद के लैंड पर, जो इनके पास ज़मीन थी, जिनका मालिकाना हक इनके पास था, अब ये खुद के लैंड पर एक टेनेंट वाली जिंदगी बता रहे हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।